हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी देख रहे हैं हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस। फिजिक्स में हम लोग 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं पहले, है ना। और उसके साथ हम लोग देखे थे डिस्कवरीज, यानी कि किसने किस चीज़ को डिस्कवर किया, और उसके सीखे थे तरीके कि कैसे इसको याद रखे जाएं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चंस के अलावा इन्वेंशंस, और दोनों में क्या फ़र्क होता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क होता है। और अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस के, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करोगे और बताओगे कि प्रैक्टिस फॉर फिजिक्स, बस इतना ही आपको लिखना है। मैं आपको बता दूंगा, उसमें पहले मैं आपको टास्क दूंगा, टास्क आप कंप्लीट करोगे तो उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट दूंगा। इसमें वीडियो लेक्चर सब होंगे और जितने सारे तरीके टेक्निक्स होते हैं सब होंगे, उसमें टास्क में इंक्लूडेड होंगे। अब ज़रा बात करते हैं। देखो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जैसे ये बल्ब है आपका, तो यहाँ जो वायर लगा होता है इस तरीके से, ये वायर है ना, इसी को बोलते हैं फिलामेंट। और ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है आपका टंगस्टन का। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। अब ज़रा बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है विच मिरर इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। व्हीकल में, गाड़ियों में हम जो पीछे के सीन को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस मिरर को, वो कौन से मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? रियर व्यू का मतलब होता है पीछे वाले सीन, मतलब अगर आप आगे आगे जा रहे हो और आपके पीछे 2-4 गाड़ियाँ हैं, है ना, तो इसको देखने के लिए जो आप यहाँ पर साइड में मिरर लगाते हो, इस मिरर को कौन सा मिरर ये होता है? ये मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि कैसे याद रखा जाए इसको, तो मैं आपको बता देता हूँ। देख लो एक तरीका। सबसे पहली बात जान लो कि कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर, है ना। मिरर है तो मिरर कहेंगे यहाँ पर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग भी कहा जाता है। डाइवर्जिंग का मतलब होता क्या है? डाइवर्जिंग का मतलब होता है थोड़ा सा ब्रॉड व्यू देना, है ना, थोड़ा सा इसको कह सकते हो कि वाइड रेंज को कवर करना। तो कॉन्वेक्स को कहते हैं डाइवर्जिंग। और ये क्या करता है, अपने पीछे वाले एरिया को, मतलब जहाँ पर आप जा रहे होते हो गाड़ी में, तो आपके पीछे के एक बड़ा सा व्यू देता है। इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स, समझ रहे हो, इसलिए इसको डाइवर्जिंग भी कहते हैं। अब ज़रा देख लो इसको कैसे याद रखोगे कि रेयर व्यू मिरर के रूप में कौन से मिरर को याद किया जाता है। ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रखोगे। रेयर, रेयर का मतलब क्या हो गया? आपके पीछे वाली गाड़ियाँ, है ना, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स में लिखा हुआ है एक वर्ड वैक्स। वैक्स का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना। और आपके पीछे की गाड़ियाँ आपको परेशान करती हैं, है ना। आपके पीछे की ही गाड़ियाँ, रियर की ही गाड़ियाँ आपको क्या करती हैं? परेशान करती हैं। तो परेशान करती हैं मतलब क्या? कॉन्वेक्स, है ना। तो कॉन्वेक्स इस तरीके से आप याद रखना। कॉन्वेक्स में छुपा हुआ एक वर्ड है वैक्स, जिसका मतलब होता है परेशान करना। पीछे की गाड़ियाँ आपको परेशान करती हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रेयर व्यू मिरर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। अब जरा आगे की बात करते हैं। 13 नंबर में दिया है द रीजन ऑफ मिराज इज़। मिराज का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं मृग मरीचिका। क्या कहते हैं इसको? मृग मरीचिका, है ना। ये इल्यूजन होता है, क्रिएट होता है। जैसे अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, रास्ते में गर्मी का मौसम है, तो देखोगे लगेगा कि रास्ते पर पानी है ना। वो पानी नहीं होता, वो धूप की वजह से वैसा होता है। क्यों होता है? तो ये होता है, ये बनता है वहाँ पर मिराज, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये कौन से इंसिडेंट के वजह से होता है, कौन सी घटना घटती है वहाँ पर? तो इसका रीज़न होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इसका रीज़न होता है। इसको बताऊंगा मैं बाद में, अगर वैसा क्वेश्चन आया इसके बेस पर। तो यहाँ पर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनता है मिराज। ठीक है। कई बार होता है क्या कि रेत में, मतलब रेगिस्तान में ऊँट चल रहे होते हैं, लेकिन आपको नज़र आएगा कि ऊँट के नीचे तालाब है, मतलब पानी नज़र आता है आपको, ऐसा लगेगा आपको दिखने को, उसी को कहते हैं मिराज। तो 13 नंबर का आंसर है आपका क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब जरा देखो आगे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द कलर ऑफ लाइट इज़ डिटरमिन्ड बाय।
किसके द्वारा तय किया जाता है कि कलर की लाइट कौन से हैं। जैसे यहाँ पर पिछले वीडियो में क्या देखे थे हम लोग, पिछले वीडियो में इस पर एक बेस क्वेश्चन था कि वाइट लाइट को जब हम किसके थ्रू गुजारते हैं, जो 7 कलर्स में मतलब विबग्योर में आपका विभक्त हो जाता है, तो वो होता था प्रिज्म के थ्रू हम लोग गुजारते हैं ना, प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं। तो 7 लाइट में क्या होता है, 7 लाइट में हम उसको देख पाते हैं यहाँ पर। और इस घटना को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर पूछा है कि ये जो 7 कलर्स में हमको मिलता है वो किसके थ्रू हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि ये कौन सा कलर है, तो उसका रेंज देखा जाता है। और किस चीज़ का रेंज देखा जाता है, लाइट का वेवलेंथ का, है ना। अगर वेवलेंथ वेरी करता है और हम वेवलेंथ को मेजर कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा किसका कलर है। मतलब अगर रेड कलर का हम वेवलेंथ पहले से जानते हैं कि इतना इसका वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है, और अगर आप मेज़र करते हो और देखते हो यहाँ पर 7 कलर, तो उसमें से आप फाइंड आउट कर पाते हो कि किसका कलर क्या होना चाहिए, कौन से रेंज का। मतलब इस तरीके से है अगर, तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कि यहाँ पर रेड है, क्यू है, उसके वेवलेंथ के हिसाब से। तो ध्यान देना यहाँ पर कि द कलर ऑफ लाइट इज़ डिटरमाइंड बाई इट्स वेवलेंथ। इसका आंसर होगा वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग शो करते हैं लैम्बडा से, याद है ना कुछ अगर आप पहले से पढ़े हो फिजिक्स तो। अब जरा देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पर ध्यान रखना, विबग्योर जो लाइट होता है 7 कलर्स में, तो ये रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए खतरा का साइन रेड कलर में होता है ताकि आपको दूर से दिख जाए। और यहाँ पर वायलेट है, वायलेट का जो कलर होता है वो मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। आगे देखो 15 नंबर में पूछा है कि अल्ट्रासोनिक्स आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब अल्ट्रासोनिक्स साउंड वेव जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो देख लो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़। यही इसका आंसर है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़ इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और क्या आपको ध्यान रखना कि ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, तो हम लोग का ऑडिबल रेंज क्या है, ऑडिबल रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी की ऑडिबल रेंज क्या है। मतलब जो भी साउंड हम लोग सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ऑडिबल रेंज इसका पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछता है। तो याद रखना 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। और अगर इससे अधिक हो गया 20,000 से तो इसको कहते हैं सुपरसोनिक्स। और 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ के बीच जो साउंड होता है, फ्रीक्वेंसी वाली साउंड जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज है, ठीक। मतलब इससे अधिक अगर क्रॉस कर गया तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे उस साउंड को। इससे कम भी है 20 हर्ट्ज़ से तो भी नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 से भी अगर ज़्यादा है तो भी हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं, देखो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लेज़र इज़ ए डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग। लेज़र से कौन से हम लोग रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में पूछा है। अगर आप लेज़र के फुल फॉर्म जानते हो तो इसका आंसर आसानी से टिक लगा पाओगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूछा है कि लेज़र का फुल फॉर्म है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission ऑफ रेडिएशन, ये इसका होता है। और इस रेडिएशन में भी पूछ लिया जाए तो ये रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म याद रख लो, देख लो लेज़र का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड होता है वो रेडिएशन। अब जरा देखो स्टिमुलेटेड है यहाँ पर दिया हुआ, स्पॉन्टेनियस होता नहीं है, स्कैटर्ड भी नहीं होता। एस से जानबूझ करके दिया है ऑप्शन में ताकि आप इसका अगर भूल जाते हो लेज़र का फुल फॉर्म तो आप मिस्टेक कर सकते हो यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको स्टिमुलेटेड रेडिएशन, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन में भी कभी पूछ लिया जाए तो समझ जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कह रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को याद करने के तरीके भी बताऊंगा मैं आपको, बढ़ते हुए वेवलेंथ के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो कैसे याद किए जाते हैं उसके बेसिस पर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके भी तरीके बताऊंगा, टेंशन मत लो।
तो यहाँ पर पूछा है कि लाइट इज ए डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग विच टाइप ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पूछा MRI स्टैंड्स फॉर, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ भी फुल फॉर्म पूछा, इसके पहले भी क्वेश्चन था लेज़र का फुल फॉर्म के बेसिस पर ही था। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। जैसे MRI में होता क्या है कि किसी के ब्रेन में कुछ हो गया है ना, न्यूरॉन कहीं डैमेज है, या फिर कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे अक्सर लोगों को कहा जाता था कि भाई MRI करवा के लाओ ताकि पता चले कि फेफड़ा का कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो एक मशीन में घुसाया जाता है लोगों को, है ना, सुला करके देखे होगे वैसा मशीन, और पूरे बॉडी का इमेज वो ले लेता है। बेसिकली वो एक्सरे ही करता है, लेकिन मशीन बड़ी होती है। तो MRI में इसका फुल फॉर्म है क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ध्यान दो, फिर से रिपीट करता हूँ, मैग्नेटिक, सब में मैग्नेटिक है, देख रहे हो, कहीं रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस और रेजोनेंस यहाँ दोनों जगह है। यहाँ पर इन इंटेस्टाइन, अब कोई बंदा गया होगा अपने इंटेस्टाइन के MRI करवाने के लिए, तो उसको याद होगा कि हाँ इंटेस्टाइन में ही, मतलब बड़ी आंत छोटी आंत में ही प्रॉब्लम थी, तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दिया था, तो उसको याद होगा, तो पता चला कि वो गलती कर बैठा। लेकिन इसका फुल फॉर्म है इमेजिंग, है ना, आई फॉर इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका करेक्ट आंसर है। फिर व्हेन आइस मेल्ट्स देन, जब आइस मेल्ट करता है तो क्या होता है, उसके वॉल्यूम में क्या होता है। मास तो भाई सेम रहता है, मास नहीं चेंज होता है, इसको मास को कांस्टेंट भी रखा जाता है। वैसे याद रख लो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम घटता है तो डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी और अगर वॉल्यूम क्या है, बढ़ता है, तो डेंसिटी घटता है, और वॉल्यूम अगर घटता है तो डेंसिटी बढ़ता है। ठीक, ध्यान रखो। अब जरा देखो, यहाँ पर पूछा आइस मेल्ट्स, तो होता क्या है, वॉल्यूम उसका क्या होता है, मास को छोड़ दो, मास तो बढ़ता घटता नहीं है, उसको कांस्टेंट रख के देखा जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, ये आपको आंसर बताने हैं। कैसे याद रखोगे, ये आज के बाद कभी भूलोगे नहीं कि इसमें होता क्या है। मैं आपको बता दूंगा, एक तरीका बता दूंगा अपने तरीके से कि कैसे याद रखोगे। अब जरा देखो एक मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। आइस मेल्ट है ना, तो स्टोरी ये है कि आइस मेल्ट कब करता है, जब गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक कब होती है, जब बारिश का मौसम नहीं होता, बारिश कम होती है ना। तो कौन से देव, कौन से ऐसे भगवान हैं, कौन से ऐसे देव हैं जिनके वजह से गर्मी बढ़ती है, बारिश नहीं होती। तो बारिश के भगवान कौन है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होगे, एंशिएंट हिस्ट्री में, अगर ऋग्वैदिक पीरियड पढ़े होगे तो उसमें देखे होगे कि भगवान के बारिश के भगवान किसको कहे जाते, कौन कहे जाते हैं, कौन से देव, तो वो होते हैं इंद्रदेव। कौन होते हैं, इंद्रदेव। ठीक है, इंद्रदेव होते हैं, इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, तो इंद्रदेव के मतलब गुस्से हो जाने से आइस मेल्ट करने लगता है, ऐसे आपको दिमाग में बिठाना है। अब इंद्रदेव से कहने का क्या मतलब है, इंद्र को पहले लिखो आई, फिर डी, यहाँ पर है इंक्रीजिंग, यहाँ पर है डिक्रीजिंग, इसके नीचे लिखते हो देव, मतलब डी फॉर डेंसिटी और वी फॉर देव, देख रहे हो, वी फॉर क्या, वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग मतलब आइस मेल्ट करता है तो इंक्रीज होता है क्या, डेंसिटी। आपको लग रहा होगा कि आइस जो है वो काफ़ी डेंस होता है, पानी में बदल जाता है, तो डेंसिटी उसकी कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, डेंसिटी बढ़ती है, घटती नहीं। तो ध्यान देना, यहाँ पर आइस मेल्ट करने पर इंक्रीज होता है क्या, डेंसिटी, डिक्रीज होता है क्या, वॉल्यूम। इंद्रदेव ऐसे याद रखो, ठीक है, नहीं भूलोगे कभी। एक बार दो बार लिख करके प्रैक्टिस करना, बोल करके प्रैक्टिस करना। वैसे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा ये सारे प्रैक्टिस और टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखो, आइस मेल्ट करता है तो ध्यान देना इंद्रदेव जैसे ध्यान रखोगे तो यहाँ पर आई डी मतलब इंक्रीज़ करता है डेंसिटी, और डी वी मतलब डिक्रीज़ करता है कौन, ये डिक्रीज़ करता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर फिर से डेंसिटी और वी फॉर वॉल्यूम। चलिए इतना तो समझ गए। अब ज़रा देखो आगे क्या है, मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए यहाँ पर, देव साध है, देव मतलब क्या, देव ऐसे, इंद्रदेव, तो इंद्र ऐसे लिखे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फिर देव ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले डी के नीचे है वी, मतलब डिक्रीज़ करता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है।
तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, कभी नहीं भूलोगे। अब जरा बात करते हैं 19th नंबर क्वेश्चन का। देखो यहाँ पूछा है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविज़न। जो हम लोग रिमोट कंट्रोल जो होता है अपने हाथ में जिससे टेलीविज़न हम लोग चलाते हैं, तो उस रिमोट में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अब जरा देखो, ये भी नहीं भूलोगे, ये भी क्वेश्चन आज के बाद नहीं भूलोगे। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना। इंफ्रारेड रेडिएशन, बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो चार्ट में याद करवा दूंगा, वो क्वेश्चन आने वाला है कभी ना कभी, टेंशन मत लो। अब यहाँ देखो कैसे याद रखोगे इंफ्रारेड। अब आपको याद है पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि इंफ्रारेड की खोज किसने की, ये तरीका बताया था याद करने के, है ना। उसमें बताया था कि लाल है, क्या लाल है, किसी लड़की का दुपट्टा, है ना, किसी लड़की का दुपट्टा क्या है, लाल है। तो इसमें याद रखा था आपको हर शेल, ऐसे करके कि हर से आपको इमेजिन करना है किसी लड़की को, शेल का मतलब शॉल, शॉल का मतलब क्या, दुपट्टा, है ना। तो किसी लड़की का दुपट्टा क्या है, लाल है। तो आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को कि इंफ्रारेड की खोज किसने की, हर्शेल ने। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप टीवी ऑन किए हो, टीवी ऑन किए और वहाँ पर एक गाना चल रहा है, लाल दुपट्टा, है ना, लाल दुपट्टा उड़ गया, जो भी है, ऐसा एक गाना है, आप लोग हर कोई सुने होंगे, है ना, कि लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से, ऐसे गाना सुने होंगे। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि अच्छा टीवी है, टीवी हम लोग रिमोट कंट्रोल से क्या करते हैं, मतलब टीवी चला रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि रेड कलर का किसी का शॉल है जो उड़ रहा है ना, किसी लड़की का। तो इस तरीके से ध्यान देना है कि इंफ्रारेड की खोज की है हर्शेल नामक व्यक्ति ने। और इसी से आप ध्यान रख पाओगे कि टीवी में हम लोग ये गाना देख रहे थे, लाल दुपट्टा उड़ गया रे, है ना। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, चीज़ों को भूलना नहीं है। इंफ्रारेड, है ना, रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविज़न, ध्यान दोगे। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या है यहाँ पर दिया है कि 100 वाट बल्ब, 100 वाट का एक बल्ब है जो कि उसको स्विच ऑन किया गया 4 घंटे के लिए लगातार। द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज़, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है उसने। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपको जानने ही जानने चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पर है सबसे पहली बात कि आप लोग हमेशा के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखोगे कि 1 यूनिट, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कितने यूनिट मतलब बिजली बिल कितना उठा है, ऐसे हम लोग बात करते हैं आपस में। तो 1 यूनिट के बराबर कितना होता है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना। अब ज़रा देखो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 1 यूनिट में कितना किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर होता है, ठीक है, ध्यान देना, कितना किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम लोग बोलते हैं ना इतना यूनिट, तो वो यूनिट बताता है आप कितना कंज्यूम करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। तो आपके घर में एक बल्ब लगा है, वो 100 वाट का है और 4 घंटे के लिए लगातार है, तो आपको बताना है कि कितने यूनिट बिजली बिल मतलब बिजली खपत किए हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अब इसको ध्यान रखना है कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर दिया है, मतलब किलोवाट दे या फिर वाट दे, इसका मतलब हुआ क्या, पावर, है ना, बिजली का पावर जो यहाँ पर वाट में दे रखा है, और आवर का मतलब दिया है कितना टाइम के लिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो यूनिट आ रहा है ना। अब इस तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना यूनिट आता है, ये हम आपको बताते हैं। देखो कितना मल्टीप्लाई करोगे, 100 वाट को 100 वाट को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 100 वाट दे रखा है। चलो फिर है मल्टीप्लाई करना है कितने घंटे के लिए, तो 4 घंटे के लिए भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 400 वाट आवर आया, है ना, 400 वाट आवर आ गया। तो यहाँ पर 400 यूनिट में टिक नहीं लगा देना है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाट आवर है, हमको लाना है क्या, हमको लाना है किलो में, है ना। किलो में जब तक नहीं लाओगे तब तक आप यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलो वाट आवर। यहाँ पर वाट आवर आ चुका है, किलो लाना पड़ेगा, तो किलो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। और नीचे का मतलब इसको क्या, किलो का क्या मतलब होता है, 1000 होता है। तो इसको क्या करो, 400 को 1000 से डिवाइड करोगे ना, तब ये के का सिंबल हट जाएगा, बचेगा यहाँ क्या, किलो वाट आवर,
है ना। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 4 को 10 से डिवाइड करोगे 0.4 किलो वाट आवर आ जाएगा। देख रहे हो, ये आ जाएगा। अब ज़रा देखो, इतना आ गया 0.4 किलो वाट आवर। अब एक यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई है ना, 1 किलो वाट आवर, और इसी को तो कहते हैं 1 किलो वाट आवर को ही तो कहते हैं 1 यूनिट। तो यहाँ पर समझ में आई बात कि 0.4 यूनिट इसका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। 0.4 यूनिट इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए। फिर से दोहरा देता हूँ, देख लो। 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1 किलो वाट आवर। इससे पता चलता है कि हमको इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 वाट दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई किए 4 आवर से, आंसर आया 400 वाट आवर। लेकिन हमें लाना है 400, मतलब किलो वाट आवर में लाना है, किलो तो है नहीं, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किलो किलो से। किलो यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी। इस किलो के बदले लिखे 1000, क्योंकि किलो का मतलब ही होता है 10⁻³ मतलब 1000। अब 1000 से 400 को डिवाइड किए तो आया 0.4 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर यहाँ पर आ गया था। इसके बदले हम लोगों ने लिखा 1 यूनिट, है ना। तो 0.4 इंटू 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.4 यूनिट। ठीक, तो 4 नंबर इसका, डी नंबर इसका क्या है, आंसर है। अब यहाँ तक पूरा सीख गए आप लोग। अब मेमोरी टेक्निक की बात करते हैं, इन्वेंशन इन फिजिक्स। अभी ये पार्ट 1 है इसका, इन्वेंशन में। डिस्कवरी हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं। अब इन्वेंशन में देखेंगे कौन कौन से डिवाइस की खोज किसने किया है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा एडिंग या फिर कैलकुलेटिंग मशीन। अब जब भी आप पढ़ोगे ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जीके भी पढ़ते होगे आप लोग, तो उसमें भी पढ़ना पड़ता होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसमें आपका आता है ये वाला मशीन, एडिंग या फिर कैलकुलेटिंग मशीन की खोज किसने किया है। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, कंप्यूटर है। कैसे याद रखोगे कि पास्कल ने खोज किया इसकी। देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है ना कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ही ऐड करना होगा या फिर कैलकुलेट करना होगा बिल्कुल मशीन की तरह, तभी आप पास कर पाओगे आज के एग्ज़ाम में। क्या कर पाओगे, तभी पास कर पाओगे। कब, जब आप ऐड कर पाओगे या फिर कैलकुलेट कर पाओगे बिल्कुल ही मशीन की तरह, तभी पास कर पाओगे आज के एग्ज़ाम में। तो ध्यान रखना कि एडिंग या फिर कैलकुलेटिंग मशीन की खोज किसने की, पास करने की है। ठीक है, सेकंड नंबर देखो, बलून है। बलून की खोज किसने की भाई, जैकिस एंड जोसेफ मोंटगोल्फियर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, जैकी जानते हो, जैकी श्रॉफ को याद रखो। जैकी श्रॉफ एक एक्टर है, वो क्या करता है, गोल्फ खेलता है, लेकिन बॉल से नहीं खेलता, वो बलून से खेलता है। बॉल से नहीं खेलता, किससे खेलता है, बलून से। कौन, जैकी श्रॉफ। और क्या करता है, गोल्फ खेलता है, बलून से खेलता है। ठीक है, बॉल की जगह बलून से खेलता है। कौन, जैकी श्रॉफ, गोल्फ खेलता है बलून से। तो बलून की खोज किसने की, जैकिस एंड मोंटगोल्फियर ने। ठीक है, जिसके नाम में गोल्फ होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो बलून की खोज किया है जैकिस एंड जोसेफ मोंटगोल्फियर ने। नहीं भूलोगे, कनेक्ट करो चीज़ों को। प्रैक्टिस तो मैं इतने करा दूंगा कि टेंशन मत लो, सारे ऑनलाइन टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। अब ज़रा देख लो, जिसको पासवर्ड वगैरह नहीं मिला होगा वो आप मुझसे मांग लेना। ठीक है, और प्रोसीजर मैं बता दूंगा, पहले तो आपको मैसेज करना है उस नंबर पे जो मैं दे रखा हूँ ऊपर में। थर्ड नंबर देखो, यहाँ पर दिया है बॉल पॉइंट पेन की खोज किसने की, सी बीरो। ठीक है, सी बीरो नामक व्यक्ति। अब देखो, यहाँ पर है बॉल पॉइंट पेन, कलम है, यहाँ पर है फाउंटेन पेन, दोनों में फ़र्क है। पेन मतलब आप जिस पेन से लिखते हो, फाउंटेन पेन देखो यहाँ पर कैसे याद रखना ये मैं बताता हूँ। बीर कौन होते हैं पता है, अगर किसी व्यक्ति को आप दे देते हो कि कलम ले लो एक, और किसी को दे दो तलवार, है ना, तलवार दे दो, और कहो उनसे कि तुम्हें पेन चाहिए या तलवार चाहिए, कलम चाहिए या तलवार, तो बीर लोग हमेशा कलम को चूज़ करते हैं। किसको चूज़ करते हैं, कलम को। तलवार में होशियारी नहीं है, कलम को चूज़ करने में होशियारी है। तो बीर लोग हमेशा क्या करते हैं, कलम को चूज़ करते हैं, पेन को। तो बॉल पॉइंट पेन की खोज किसने किया, बीरो नामक व्यक्ति ने। बीर है ना, बीरो नामक व्यक्ति ने। अब फाउंटेन पेन की बात करते हैं। फाउंटेन देखे हो आप लोग, फाउंटेन का मतलब होता है फुहारा। क्या होता है, फुहारा। आप लोग कभी गए होगे कोई चौराहे पे जो गोल चक्कर होता है, गोल चक्कर राउंड अबाउट जो होता है, तो गोल चक्कर के पास जाते हो तो देखते हो कि वहाँ पर फुहारा लगाया जाता है ना, मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए फुहारा बनाया जाता है, फाउंटेन बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं फाउंटेन। ठीक है, तो फाउंटेन पेन की खोज किसने किया, तो उस फाउंटेन में आपको इमेजिन करना है कि गोल चक्कर के पास अगर जाते हो तो वहाँ पर फाउंटेन लगा होता है, पानी झर रहा होता है ना, झरना होता है लगा हुआ, फुहारा लगा होता है। तो उस फुहारे से क्या गिरता है, तेल तो गिरता नहीं, पेट्रोल तो गिरता नहीं, क्या गिरता है, वाटर गिरता है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि फाउंटेन पेन की खोज किसने की, वाटरमैन ने, ठीक, नहीं भूलना है। अभी देखो नेक्स्ट देखो बैरोमीटर, बैरोमीटर की खोज किया है टोरिसेली नामक व्यक्ति ने। कैसे याद रखोगे, तो बैरोमीटर होता क्या है, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने का क्या होता है, यंत्र होता है, और प्रेशर का यूनिट होता क्या है, टॉर भी एक इसका यूनिट होता है, पास्कल के साथ साथ इसका यूनिट टॉर भी होता है। तो ध्यान देना, टॉर है ना, किसका है ये यूनिट, प्रेशर, और बैरोमीटर की खोज किसने किया, टोरिसेली ने, और इन्हीं के नाम पर प्रेशर का यूनिट रख दिया गया है टोरिसेली, टॉर, है ना। अब जरा देखो, तो नहीं भूलोगे इस चीज़ को, ध्यान रखना पड़ेगा कि बैरोमीटर का यूज़ किस में करते हैं, प्रेशर को मेजर करने में, प्रेशर का यूनिट टॉर होता है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। बैरोमीटर का खोज किया टोरिसेली ने। फिर यहाँ पर बाइसिकल, तो साइकिल से हम क्या किए, किसी से मिलने के लिए गए, कहाँ भाई, राजस्थान गए मान लो मिलने के लिए, है ना, राजस्थान गए मिलने, राजस्थान गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, रेत का टिल्ला होता है, क्या होता है, रेत का टिल्ला, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यून, क्या बोलते हैं, ड्यून्स बोलते हैं उसको, रेत के टिल्ले को। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप साइकिल से गए मिलने के लिए, मिलन के लिए, साइकिल से गए मिलन के लिए, तो साइकिल की खोज किसने की, के मैकमिलन, के मैकमिलन, ठीक है। साइकिल की खोज की किसने की है, के मैकमिलन, मिलन के लिए आप साइकिल से किसी से गए, कहाँ, राजस्थान, जहाँ पर ड्यून्स होते हैं, मतलब क्या, ड्यून्स होते हैं, मतलब वहाँ पर रेत के टिल्ले होते हैं। अब आपके साइकिल के जो टायर हैं उस ड्यून्स में, उस रेत के टिल्ले में लोप हो गया, मतलब धंस गया, घुस गया, खो गया, है ना, जैसे भी इसको याद रखो। तो डनलप, इसका आंसर है डनलप। टायर की खोज किसने किया, बाइसिकल के टायर को जेडी डनलप ने, डनलप से याद रखो, ड्यून लोप हो गया, खो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि साइकिल की खोज किया है मैकमिलन, किसी से मिलन के लिए गए, उसका टायर ड्यून्स में लोप हो गया, डनलप, टायर की खोज डनलप ने किया। फिर यहाँ पर सिने कैमरा, सिने कैमरा मतलब सिनेमा बनाने वाला कैमरा की खोज किसने किया है, सिने कैमरा। अब देखो कैमरा से हम लोग सीन लेते हैं, सीन मतलब सीन यहाँ पर छुपा हुआ है, सीन का स्पेलिंग अलग होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से आपको ध्यान नहीं रखना, इस वाले को पढ़ना है। सीन, हम लोग सीन लेते हैं कैमरा से, कैसे कैसे, सुबह सुबह अगर कैमरा से सीन लेना हो तो फ्रेश और ग्रीन, है ना, फ्रेश और ग्रीन हम लोग क्या करते हैं, सीन लेते हैं। तो फ्रेजी एंड ग्रीन, फ्रेजी को पढ़ो, फ्रेश, और फिर जैसे भी पढ़ो अपने तरीके से, आपको याद रखने से मतलब है। तो फ्रेश और ग्रीन क्या करते हैं, सीन लेते हैं हम लोग, किससे, कैमरा से। तो सिने कैमरा का खोज किया है फ्रीजे एंड ग्रीन ने, फ्रीजे ग्रीन ने, ठीक है। फिर आता है सिनेमा, सिनेमा की खोज किया है एल एंड जेएल लुमियारी, इसको पढ़ते हैं लुमियारी हिंदी में, ठीक। तो सिनेमा हम लोग किसके साथ जाते हैं, अपने यारों के साथ जाते हैं, आरी मिटाने के लिए, आरी दिखाने के लिए, है ना, हम लोग सिनेमा जाते हैं। तो यारी, ध्यान रखो, सिनेमा की खोज क्या है, यारी मतलब लुमियारी, एल एन जे एल लुमियारी, सिनेमा की खोज एल एन जे एल लुमियारी, नहीं भूलोगे। आरी दिखाने के लिए हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, है ना, दोस्ती में ही ज़्यादातर जाते हैं। अब यहाँ पर क्लॉक की बात आती है, दो तरह के क्लॉक, एक मैकेनिकल और एक पेंडुलम। आप लोग अगर मैकेनिकल क्लॉक तो लगभग सबके घरों में होती है, उसमें देखते हुए टक 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 कांटे चलने की आवाज़ आती है ना, तो आपको तो लग रहा होगा कि ये कैसी आवाज़ है भाई, लेकिन आवाज़ नहीं है, वो मैकेनिकल क्लॉक की सिंगिंग करने की आवाज़ है ना, बिल्कुल शान से उगाता है। ध्यान देना, इसको पढ़ते हैं सिंग एंड लिंग सान, इसको क्या पढ़ेंगे, सिंग एंड लिंग सान। टी यहाँ पर साइलेंट होता है और यहाँ से एच साइलेंट होता है, तो सिंग एंड लिंग सान मतलब आपका मैकेनिकल क्लॉक जो है सिंग कर रहा है शान से, बिल्कुल शान से। आप बिल्कुल सो रहे हो शांतिपूर्वक, लेकिन वो शान से सिंग कर रहा है। तो क्लॉक, मैकेनिकल क्लॉक, सिंग एंड लिंग सान, ठीक है, सिंग कर रहा है शान से, कौन, मैकेनिकल क्लॉक। पेंडुलम की बात आती है, पेंडुलम वाली घड़ी की बात आती है, इसकी खोज किसने किया, तो इसकी खोज किया है सी ह्यूजेंस, ह्यूजेंस पढ़ेंगे, ह्यूगेंस पढ़ेंगे, बात एक ही है, ह्यूजेंस पढ़ेंगे, ह्यूगेंस कुछ भी पढ़ लो, तो ह्यूजेंस है ये। तो पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है ना, वो जो होती है उसकी साइज़, मतलब उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है ना, छोटा नहीं होता, ह्यूज होता है। तो कौन सी घड़ी का साइज़ ह्यूज होता है भाई, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होता है ना, ह्यूज का मीनिंग होता है बहुत बड़ा। तो ह्यूजेंस किसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, मैकेनिकल और फिर पेंडुलम, तो पेंडुलम वाला जो घड़ी है उसका साइज़ ह्यूज होता है, ह्यूजेंस, ह्यूजेंस, ठीक है। तो क्लॉक, पेंडुलम, सी ह्यूजेंस। फिर है डायनामाइट की खोज, ये अल्फ्रेड नोबेल ने, पिछले क्लास में भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। एक इन्वेंशन भी आ गया था वहाँ पर एक्स्ट्रा, और तो ध्यान रखो कि डायनामाइट मतलब जिसके नाम पर नोबेल प्राइज़ मिलता है, डायनामाइट की खोज किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप तो ऐसे भी जानते होंगे पहले से।
तो डायनामाइट की खोज किया है अल्फ्रेड नोबेल ने। फिर है डायनमो के बारे में भी देख चुके हैं कल, डायनमो की भी खोज किया है माइकल फ्राइडे ने। फिर एरोप्लेन तो बचपन से आप लोग याद किए होंगे, एरोप्लेन राइट ब्रदर्स, राइट दोनों भाई थे और एरोप्लेन की खोज कर दिए। एरोप्लेन की भी कहानी जानना चाहिए आपको। एरोप्लेन की खोज किसने की? राइट ब्रदर्स ने। डायनमो की खोज माइकल फ्राइडे ने। कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज, और इनको ही क्रेडिट दिया जाता है कंप्यूटर की खोज में। सेंटीग्रेड स्केल को डिग्री, जिसमें डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं टेम्परेचर, तो उसको किए हैं ए सेल्सियस। तो सेल्सियस तो नाम में ही है, सेंटी सेल्सियस है ना, नाम में ही छुपा हुआ है। फिर है डीजल इंजन की खोज किसने किया? तो रुडोल्फ डीजल। डीजल में ही नाम है यहाँ डीजल, तो रुडोल्फ डीजल। फिर लाइट बल्ब की खोज किया है थॉमस अल्वा एडिसन, बचपन से जानते हैं इनकी कहानी। और इस बल्ब से ही निकलता है थर्म का मतलब टेम्परेचर है ना, थर्मियोनिक एमिशन होता है इससे। सिनेमेटोग्राफ, इसको भी ध्यान रखना, सिनेमेटोग्राफ की भी खोज किया है थॉमस अल्वा एडिसन। तो आपको एक्स्ट्रा बस इतना ध्यान रखना है जो कि आसान है, लगभग सब जानते हैं कि डायनामाइट की खोज करने के लिए ही अल्फ्रेड नोबेल फेमस हैं, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। डायनमो की खोज किया है माइकल फ्राइडे ने। एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने। सेंटीग्रेड स्केल ए सेल्सियस ने। डीजल इंजन की खोज किया है रुडोल्फ डीजल ने। लाइट बल्ब थर्मियोनिक एमिशन सिनेमेटोग्राफ की खोज किया है थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, तो इतना कुछ आप देखें और कुछ तरीके भी सीखें। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, फिजिक्स वाला इन्वेंशन में, और 3 और पार्ट आएगा इसका इन्वेंशन का। फिर इंस्ट्रूमेंट की, कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट है ना, यूज़ क्या होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन क्या है, तो उसका देखना बाकी है। और इन्वेंशन के कुछ और पार्ट, 3 पार्ट और देखेंगे। फिर यूनिट्स देखेंगे है ना, यूनिट्स को इकट्ठे देखेंगे इसी तरीके से। फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में देखेंगे कि जैसे अभी टॉर बताया कि टॉर जो होता है ये होता है आपका प्रेशर का यूनिट, तो कितने टॉर इज इक्वल टू कितने पास्कल होता है। तो इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। और बाकी कुछ फिजिक्स में है नहीं, जो भी है इस क्वेश्चन फॉर्म में आएगा उसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। जैसे इसमें न्यूमेरिकल बताया आपको, और कैसे याद रखना है ये, जैसे कि टेलीविज़न को का जो रिमोट होता है तो उसमें कौन सा यूज़ होता है, इंफ्रारेड यूज़ होता है ना, लाल दुपट्टा से, ऐसे याद रखें हम लोग। तो इस तरीके के जो जितने भी टेक्निक होंगे मतलब मेरे दिमाग में, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपका दिमाग कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।